स्मोक जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं स्मोक के रीजंस के हवाले से, तो उसमें आपको पता है कि ट्रैफिक मेजर रीज़न है। 43 to 45% ट्रैफिक कसूरवार है इस फ़ज़ाई आलूदगी का, और साथ ही साथ स्मोक का। उसके बाद भट्टे आ जाते हैं जो कि अभी तक जो है वो स्क्रबर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुए। फिर कारखाने ऐसे जो कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ दीगर जो फसलों की बाकियात, हम कहते हैं कि धान की फसल काटी जाती है, उसके बाद किसान फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्मोक को बढ़ाने में। महकमा माहौलियात क्या कर रहा है? महकमा माहौलियात ये कर रहा है कि गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर्स लाजमी करार दे दिए गए हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में पहले भी बताया, 43 से 45% जो स्मोक की वजूहात हैं वो ट्रैफिक की वजह से, यानी तकरीबन आधा मसला हमारा ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर्स लगा रही है। कुछ महीने पहले भी ये ग्रीन स्टिकर्स लगाने का आगाज़ हुआ, और अब बाकायदा तौर पर 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। 15 नवंबर तक अपनी गाड़ियों को आपने ग्रीन स्टिकर्स लगवा लेने हैं, और वो एक स्मोक एमिशन टेस्ट है जिससे आपकी गाड़ी को गुजारा जाएगा। उसके बाद आपकी गाड़ी पे ग्रीन स्टिकर लगा दिया जाएगा कि ये बिल्कुल फिट है, सड़क पर चलने के काबिल है। अगर 15 नवंबर तक आपकी गाड़ी पर ग्रीन कलर का स्टिकर नहीं होगा तो फिर उसके बाद आपको किसी भी सड़क पर रोका भी जा सकता है, महकमा माहौलियात की टीम की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, या फिर महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम की जानिब से, क्योंकि ये तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर आपको रोका जाएगा तो फिर जान नहीं छूटेगी जब तक आपका चालान नहीं हो जाता और आपकी गाड़ी फिट नहीं हो जाती। इसी खबर से आगाज कर लेते हैं, और स्मोक का हमारी हेल्थ पर कितना इशू हो रहा है उस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले हमने महकमा माहौलियात के एक ऑफिसर से बात करनी है। अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा माहौलियात के। अली एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए सर कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो काम किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने खातिर खा उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं स्मोक को कम करने में? बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का प्रोग्राम में। तो बहुत से मैसिव जो गवर्नमेंट है उसने स्टेप लिए हैं। अगर आप जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि ईटीएस का जो व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन स्टिकर्स लगाने का सिलसिला शुरू किया गया, तो ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा है कि व्हीकल्स के वो टेस्टिंग किया जा रहा है, प्राइवेट व्हीकल्स को। वरना पब्लिक व्हीकल्स को विक्स के थ्रू किया जाता था और कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसमें प्राइवेट व्हीकल्स या मोटर बाइक्स को चेक किया जा रहा हो। तो ईपीए ने पहली मर्तबा ईटीएस के जरिए स्टिकर्स लगाने का आगाज किया, और अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब गाड़ियों को चेक किया जा चुका है लाहौर में, और इसकी डेडलाइन भी दे दी गई है 15 नवंबर। तो उसके अलावा भी बड़े मैसिव स्टेप लिए गए हैं। पहली मर्तबा रिलायबल डाटा जो है वो पब्लिक से शेयर किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा AQI जो है पिछले साल इसी सीजन के अंदर 1000 के करीब था, और वो मैक्सिमम जो पीक गई है वो भी 300 के करीब गई है, और वो परमिसिबल लिमिट्स में ही है। बहुत ज़्यादा आल्दो के बहुत बेहतर नहीं है, मगर अली एजाज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मसूद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपको मुबारक हो, बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया आपने, और वो भी अवाम के जो मसाइल हैं उनके हवाले से। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने नई ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर साहब, स्मोक का रोग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है ये फ़ज़ाई आलूदगी का मामला? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो बड़े अरसे से अगर आप चले जाएं तो लाहौर के जो चौक होते हैं, जो पुराने इलाके थे, वहाँ कोई ना कोई एक मसला होता है जो ज़ेर बहस रहता है, और इलाके के सारे लोग वहाँ बैठ के चौपाल में डिस्कस करते हैं, थड़ों पर बैठे नजर। मेरा ख्याल है जो पिछले कोई 8 से 9 साल ऐसे हैं जिसमें हर घर के अंदर, हर चौपाल के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर, यहाँ तक कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पॉडकास्ट है, वहाँ जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ज़ेर बहस आ रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वो स्मॉग है। और ये नहीं मैं कह रहा कि डिस्कशन ज़्यादा हो रही है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है भी ऐसा ही कि हमारा ये जो ग्लोब है इसको 2 किस्म के डैमेजेस हो रहे हैं। एक तो ये स्मॉग जो इमीडिएटली हमारी इस माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरे नंबर पे अगर आप फ़ज़ा में थोड़ा ऊपर चले जाएं तो जो हमारा ओजोन की लेयर है जो कि डिप्लीट होना शुरू हो गई है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं
जिस पे अगर हमने फौरी एक्शन ना किया, उसके लिए रेमेडी ना किया, तो उसके ना सिर्फ हेल्थ इफ़ेक्ट हमें इस जनरेशन में देखने पड़ेंगे, बल्कि इसके इफेक्ट जो है वो अगली जनरेशन तक बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो स्मोक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मौसमियाती तब्दीली है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, वो जो दुनिया का मौसम बड़ा तेज़ी से बदल रहा है, स्पेशली हमारा मौसम बड़ा तेज़ी से बदल रहा है पाकिस्तान के, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने मौसमियाती तब्दीली की भी बात की है और साथ ही साथ आपने स्मोक की बात करें, सर ये सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये आंखों का इशू है, इसके साथ ये हमारा मसला है कि जो आप ये देख लेना, जैसे मछली होती है ना, वो पानी में रहती है और पानी गंदा हो तो सारा सब कुछ खराब हो जाता है। इसी तरह जो इंसान है, बल्कि इंसान के साथ साथ जो चरिंद हैं, जो परिंद हैं, जिन जानवरों के साथ हम कुछ दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, ये सारे इसी माहौल में सांस ले रहे हैं और इसको इफेक्ट हो रहा है। तो जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, AQI, और मैं थोड़ा सा इधर जिक्र करना चाहूँगा कि ये AQI के हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर AQI 100 से कम है, आइडियली तो 50 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 100 से कम है तो हम कहते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर ये 100 और 200 के दरमियान है तो उसके अंदर सेहत के अंदर हल्के हल्के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर 100 से 150 तक हो तो हर बंदा मुतासर नहीं होता, लेकिन ख़ास ग्रुप मुतासर होते हैं, और अगर 150 से 200 हो तो कुछ ग्रुप के साथ साथ उनके अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर अगर 200 से ऊपर चला जाए और 300 तक, तो फिर इसके ज़्यादा ख़तरनाक नताइज भी भुगतना पड़ते हैं, जो कि इंसान के मुख्तलिफ ऑर्गन पे, जिसमें मैं बात भी करूँगा। और अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस चला जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये हैज़र्डस है, जिसके अंदर सांस लेने का मतलब ये है कि ना सिर्फ आप अपने जिस्म को मुतासर कर रहे हैं, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ख़राब कर रहे हैं, आप के अंदर जो पार्टिकल जिस्म में जा रहे हैं वो ना सिर्फ आप में बीमारियां पैदा कर रहे हैं, बल्कि अग्नि नस्ल के अंदर भी वो जरासीम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि AQI 100 से लेस देन 100 होगा तो वो हमारे लिए तकरीबन कंफर्टेबल होगा ह्यूमन हेल्थ के लिए। सर हम तो 500, 800, 1000, 1200 AQI के साथ रह रहे हैं, यही हमारा क्या हाल हो रहा है? यही बात करने वाली है, क्योंकि अवाम को ये फिगर्स का पता होना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है आलमी इदारा सेहत की तरफ से वो ये है कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर सेहतमंद रहना है तो 100 से नीचे होना चाहिए, और जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 300 से ऊपर चला जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, आपको मोबिलाइजेशन को कम कर देना है। आप कोशिश करें कि इंडोर रहें, इसलिए कि एक माहौल वो है जो कि हमारे घरों के अंदर है और एक वो हवा है जो कि हमारे घरों के बाहर है। अब बाहर की हवा जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आपने पहले बताया, चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो भी मुतासर कर रहा है, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। रात को जो लाहौर के अंदर से ट्रैफिक के जो ट्रक गुजरते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इतना काला धुआं उसमें निकलता है कि अगर गलती से आप उसके पीछे बाइक पे आ रहे हैं तो घर वाले आपको देख के डर भी जाते हैं कि ये कोई भूत आ गया, कोई ऐसा आ गया, वो इतना क्लॉस आपके मुंह पे मली जाती है। इसके साथ साथ फिर हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो कि डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर जाके बना ली गई हैं, और नतीजा क्या होता है कि यहाँ आबादी है और उसके साथ ही एक फैक्ट्री बना दी गई है, और उसमें से जो एमिशन हो रहा है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उसकी गैसेस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और उसके अंदर से ऐसे फर्मेंटेशंस निकल रही हैं जो हमारे इस माहौल को ख़राब कर रही हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये देखें तो ये जो बात की थी आपने, भट्टों के अंदर से जो निकल रहा होता है, ये जो केमिकल निकल रहे होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आजकल के मौसम में जो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ से जो डस्ट आ रही है वो भी इसी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उसके साथ जो फॉग है वो भी मिक्स हो जाती है, तो एक नया मिक्सचर बनता है जो कि स्मॉग जिसको हम कहते हैं, जो आजकल हमारी इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें जो सबसे ख़तरनाक पार्टिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं कि वो है जो 2.5 माइक्रोन से कम है। अब यहाँ आप ये देखें कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि लोग मास्क लगा लेते हैं घर से बाहर निकलते, जो आम मास्क जो बाज़ार में 5 रुपए का या 10 रुपए का मिलता है वो इस हद तक तो ठीक है कि आपको डस्ट से बचा लेगा, हल्के फुल्के पार्टिकल से बचा लेगा, लेकिन जो स्मॉग में जो सबसे ख़तरनाक पार्टिकल है जो कि 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा है, ये जो मास्क है हमारा वो पार्टिकल नहीं रोक सकता।
यानी डॉक्टर साहब, अगर मैं आसान अल्फाज में समझना चाहूँ या देखने वालों की आसानी के लिए अगर हम बात करना चाहें तो ये इतने स्मॉल पार्टिकल हैं कि मेरा ख्याल है कि हम इंसानी आंख से इनको देख भी नहीं सकते और इनको महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन इनहेल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस तरह से आप इसको रोकेंगे। एक खास किस्म का मास्क होता है जो कि कोविड-19 में भी हमने यूज किया N95 एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट में जाके N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका आउटडोर काम ज़्यादा है, ऐसे लोग जो सुबह घर से निकलते हैं या शाम को लेट औकात के अंदर वापस आते हैं, तो सादा मास्क की बजाय मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो N95 मास्क का इस्तेमाल जो है वो कर लें। और फिर आपने देखा होगा कि हमारी वो जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने भी एक ख़ास किस्म का मास्क भी दिखाया था कि अगर हमने फ्यूचर में मरियम औरंगजेब साहिबा की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम वापस आते हैं, मेहमान दूसरे भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अली एजाज साहब, अली एजाज साहब, हमें ये बताइए कि महकमे माहौलियात की जानिब से स्पेशली एक स्क्वाड भी बनाया गया था जिसने माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करना है, और दूसरा ये ग्रीन स्टिकर्स कितना बेनिफिशियल है, कितनी गाड़ियों को लग चुका है, डेडलाइन के बाद क्या होने वाला है, कितने जुर्माने होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक स्क्वाड ने ईपीए की तरफ से बनाया गया। लाहौर में अगर आप देखें तो मल्टीपल स्क्वाड्स काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट के अलग-अलग स्क्वाड्स काम कर रहे हैं इस टाइम। वो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्यूजिटिव डस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने हमारी फोक कैनन्स चलती हुई देखी होंगी, वो काम कर रहे हैं। ईटीएस स्टिकर को अगर देखें तो जैसे कि कहा गया कि लाहौर में जो ट्रैफिक का शेयर है स्मोक के अंदर, अर्बन यूनिट की स्टडी के मुताबिक वो 80 to 85% आ जाता है। और अगर एफएओ की स्टडी देखें जो पूरे पंजाब में ट्रैफिक का स्मोक का शेयर आता है वो 45% तक आ जाता है। तो अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब गाड़ियों को चेक किया जा सके। इट्स अ ह्यूज नंबर जो लाहौर में डेली कम्यूट कर रही होती हैं। और 15 नवंबर का हमने डेडलाइन भी दी है कि उसके बाद किसी गाड़ी को जो ईटीएस स्टिकर के बगैर होगी चलने नहीं दिया जाएगा। अली एजाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये जो अभी आपने डिटेल शेयर की है कि 3 लाख तक गाड़ियां आपने चेक कर ली हैं, सर इनमें मैक्सिमम गाड़ियां फिट थी या मैक्सिमम गाड़ियां अनफिट निकली हैं? देखिए, इसमें कुछ गाड़ियां जो हैं वो अनफिट भी थी। 3 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो कि महकमे माहौलियात की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि लाहौर में चेक की गई हैं, जिनको अनफिट होने पर उनका जो है वो उनको फिटनेस के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ जो है वो ग्रीन स्टिकर्स में बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि अगर आपकी गाड़ी पर 15 नवंबर के बाद ग्रीन कलर का स्टिकर नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी मतलब बावर्दी ऑफिसर रोक सकता है और आपको फाइन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, आपको लग रहा है कि हम ऑन टाइम इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर हम लेट हैं कि हमने? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जाहिर बात है कि पिछले 2 दहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता फॉग के अंदर इजाफा हुआ, और ख़ास तौर पर जो पिछले 5 से 10 साल हैं उसमें तो इसके अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि हमें सांस लेना इसके अंदर माहौल के अंदर मुश्किल हो गया। और आपको लामहला कुछ ऐसे इक़्तिदामात लेने पड़ रहे हैं कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो हमारी सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी। जो आपने पहले बात पूछी सी कि कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट होता है, तो इसका इफ़ेक्ट सर से लेके पाँव तक हर जगह हो जाता है। स्किन आँखों को मुतासर करके इरिटेशन कॉज करती है, आपकी जल्द की ताजगी मुतासर होना शुरू हो जाती है, आपकी जो बाल हैं उनकी जो खूबसूरती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। और फिर जो लोग ख़ास तौर पे हिट होते हैं वो लोग हैं जो कम उम्र के हैं, जैसे बच्चे छोटे बाहर निकल जाते हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं करते तो बाहर जाके वो खेलते हैं और उसके बाद स्मोक का असर लेते हैं। इसी तरह से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो 60+ लोग हैं, उनके अंदर बहुत मसला होता है। फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो सांस की किसी तकलीफ में मुब्तला हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे अफराद जो दमा का शिकार हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या जिनको एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं COPD, जो बहुत अरसे स्मोक करते रहते हैं तो उनका फेफड़े मुतासर होता है, या फिर यह कि नमूनिया या ट्यूबरक्लोसिस के ज़रिए से उनका असर होता है। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर फेफड़ों में इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि वो दायमी खांसी की तरफ चले जाते हैं और मुस्तकिल किस्म की वो मसाइल में रहते हैं। और यहाँ मैं ये जिक्र करूँगा जो मैंने पहले आपसे बात की ना 2.5 माइक्रॉन जी, वो इसलिए अहम है कि जो 2.5 माइक्रॉन से छोटा पार्टिकल है वो पहले सांस की नालियों में जाता है, फिर वहाँ से निकलता है तो खून की नालियों में जाता है और फिर सारे जिस्म में फैल जाता है। अगर ये पार्टिकल दिमाग में चले जाएँ
तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उसको मुतासर करते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर हम स्मोक पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आज से 5 से 10 साल बाद जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बंदे की वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी। और अगर ये मज़ीद आगे चलना शुरू हो गया तो एक बीमारी होती है जिसको हम बड़ी उम्र में नसियान कह सकते हैं, अल्जाइमर का मर्ज़ है, वो भी इसमें होने का इम्कान होता है। और फिर आपको मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो हामला ख़वातीन हैं जिनकी ना सिर्फ अपनी जान और उसके साथ साथ एक बच्चे की जान भी उनके हवाले होती है, तो अगर ये पार्टिकल उसमें चले जाएं तो बच्चे के अंदर प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, उसके अंदर कम वज़न हो सकता है और उसके अंदर तरह तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये पार्टिकल ऐसे हैं जो अगर मुस्तकिल हमारी बॉडी को एक्सपोज रहें तो कई किस्म के जो कैंसर हैं वो भी इसकी तरफ से डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि चाहे हम अपनी अंदरूनी बॉडी के ऑर्गन्स की बात करें या फिर हम अपनी बज़ाहिर बॉडी की बात करें, कोई भी हिस्सा स्मोक से नहीं बच पा रहा, किसी भी वक्त कहीं पर भी अटैक हो सकता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमती इक़दाम की तरफ आ जाते हैं। मेरी बात जी, ये जो आपने बात की ना कि क्या इक़दाम बर वक्त है, मेरा ख्याल है कि जो भी कदम जब भी उठा लिया जाए पॉजिटिविटी की तरफ उसको हम अच्छा कदम कहते हैं। तो अगर ये कदम ना उठाया जाता तो डेफिनेटली इस साल जो स्मोक का जो इंडेक्स है वो इससे कहीं ज़्यादा होना था। मेरे ख्याल में जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने वो जो एक फॉग गन्स वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है, फिर सड़क पे छिड़काव वाला काम शुरू कर दिया, ये वो ऐसे स्टेप हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। और ख़ास तौर पर ये जो ग्रीन स्टिकर की आपने बात की वो बात उनसे पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन ग्रीन स्टिकर्स की वजह से, फॉग गन्स की वजह से और छिड़काव की वजह से आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह होगी। और दूसरे नंबर पे हमें अक्टूबर नवंबर का इंतजार ही क्यों करना पड़ता है? अच्छा, यहाँ मैं ज़रूर ग्रीन स्टिकर हमने कुछ महीने पहले हमने ये स्मोक एमिशन जो है वो टेस्टिंग शुरू की महकमे माहौलियात ने, उसके बाद वो रुक गई, हमने उसको पेंडिंग कर दिया। हम लोग देखते हैं फैक्ट्रीज पर, ट्रैफिक पर छापे, लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नफरी का होना। जैसे अक्टूबर नवंबर आता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्या सारा साल हमारा माहौल इतना साफ होता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? कि एक चीज़ है कि क्या ये केमिकल हमारे माहौल में सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे केमिकल तकरीबन सारा साल हमारे माहौल में रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये आता है कि इनकी जो विजिबिलिटी है और विजिबिलिटी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जो मॉइस्चर है हवा के अंदर, नमी और जो फॉग है वो बढ़ जाती है और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और एक डेंस सा मिक्सचर बन जाता है। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने अपने शहर को बचाना है तो ये जो हमारे इनिशिएटिव आज लिए जा रहे हैं इनको सारा साल चलाना होगा और कोई ऐसा टाइम नहीं है जब हम अपने शहर को इसे रख सके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप देखें चिंची रिक्शे की आपको जवाब नहीं बनता लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे एक और रिक्शा है जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती, लोडर रिक्शा लाहौर में बैन है लेकिन उसके बावजूद चल रहा है, पे दिखेगा आपको हर मेन सड़क के ऊपर लग रहे हैं। और यहाँ तक कि वो जो लोडर रिक्शा है जी, यानी हैरत की बात यह है कि उसको ना नंबर लगा दिया जाता है ना उसका कोई कागज बनता है नहीं है ना, और सिर्फ बाइक को नंबर लगता है, लेकिन सड़कों के ऊपर सड़कों पे चलता है वो अब भी, और लाहौर जैसी सड़कों पे चलता है। मेरा ख्याल है कि ये चिंची रिक्शे पे पाबंदी आप लगाएं, लोडर रिक्शे पे लगाएं और जो खास तौर पे पुराने रिक्शे जो 3 व्हीलर चलते हैं उसके ऊपर करें। और जो हैवी ट्रैफिक है उस हैवी ट्रैफिक को उसकी जब तक आप, मैं कहता हूँ कि गाड़ियों के अंदर इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो वो हैवी ट्रैफिक आपके शहर से गुजर रही है वो इस माहौल में तबाही का बहुत बड़ा जो रीज़न है वो बिल्कुल बाइस बन रही है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी बात करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बस आपको यही कहना है कि हम गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं उन पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 50% अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है तो 50% जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब है, अगर आपके किसी ना किसी एक्ट से आपको लगता है कि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है या फिर माहौल ख़राब हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ख़ुद भी अपनी तरफ देख लेना चाहिए, अपनी गाड़ियों को ठीक करवा लेना चाहिए, ताकि माहौल ख़राब होगा तो हमारी आने वाली नस्लें ही भुगतेंगी। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब,
डेंगू के मामलात की तरफ भी हमने जाना है, उस पर भी बात करनी है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो हम गर्म मशरूबात पीते हैं, सूप पीते हैं या फिर हम कावों की तरफ चले जाते हैं, ये कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं या फिर डॉक्टर्स इसको नहीं मानते, ये सिर्फ मिथ है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ना ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि क्या किया जा सकता है स्मोक के इफेक्ट से ख़त्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो हॉट फ्लूइड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अलग सुबह बाहर जाने और लेट औकात में बाहर जाने को अवॉइड करना है, क्योंकि सुबह के टाइम और लेट आवर्स में जो स्मॉग है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बड़ा होता है और 9:30 बजे के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब आपने बाहर जाना है तो आपने गाड़ियों के शीशे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शीशे आपने बंद रखने हैं। रात को सोते हुए आपने घर के जो खिड़कियां और रोशनदान है उनको बंद कर लेना है। और ख़ास तौर पे जो हम घरों के अंदर जो गैस का हीटर जला देते हैं, कोई कोयले वगैरह जला देते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। और बिजली का हीटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो जो अंदर की हवा है उसके अंदर मज़ीद ख़राबी का बाइस नहीं बनता। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि जो एक काम है जो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, जिसको हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, कि जो उसने लेजिस्लेशन करनी है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेजिस्लेशन जैसे आपने कहा कि जनाब वो चेकिंग हो रही है, ग्रीन स्टिकर्स लग रहे हैं, ये लेजिस्लेशन की बात है जो हुकूमत कर सकती है। लेकिन कुछ काम हमारे ज़िम्मे है कि आप घर के अंदर ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, हमें हर घर के अंदर जो पौधे हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स को लगाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये है कि जितने जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें शहर के गिर्द भी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको इजाफा करना चाहिए। और ये जो हमें अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि हम दरख्तों को काटने शुरू हो गए हैं और उसके बाद वहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है जितना नुकसान लाहौर में हो चुका है, हमें अब एक फ़ैसला करना चाहिए कि हमें लाहौर को किस हद तक एक्सटेंड करना है और इसके बाद लाहौर की एक्सटेंशन पे पाबंदी लगाएं और वर्टिकल जाने की कोशिश करें बजाय इसके आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं। और लाहौर के गिरदोनवा में आप कोशिश करें कि घने जंगलात को लगाया जाए ताकि जो हवा शहर के अंदर दाखिल हो वो इसके अंदर बेहतर हो जाए। फिर हमें जो हमारे इलाके में जो बागात हैं उनके दरख्तों को कभी साफ़ भी कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, पूरी मेरा ख्याल डिटेल हमने बात कर ली है। कोशिश की है कि इस प्रोग्राम में, इस एक सेशन में जो है वो मैक्सिमम गुफ्तगू वो की जाए जो कि हमारे देखने वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो और कहीं ना कहीं इसको आने वाले दिनों में भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, डेंगू, मौसम बदल रहा है, स्मोक ने मुसीबत डाली हुई है, उधर से डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं बात करती हूँ तो लाहौर में 60 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो सरकार के अस्पताल है वहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है और 626 तस्दीक शुदा मरीज़ हैं इस वक्त लाहौर में। और अगर एक साल में पीछे चली जाऊँ, पिछले साल 2024 की अक्टूबर नवंबर की हम बात करें तो इस दौरान तकरीबन 7000 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। डेंगू कितना अलार्मिंग? देखिए, डेंगू का मसला ये है कि अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है, जो कि बड़े शहरों का मसला है जिसमें लाहौर सरे फहरिस्त है पाकिस्तान की हद तक, तो अर्बनाइजेशन के साथ जो हम वाटर वेसल्स घरों के अंदर रख देते हैं, मर्तबान रख देते हैं, जार रख देते हैं, घरों की छतों के ऊपर हमारे को टूटे हुए ऐसे खिलौने रह जाते हैं जहाँ ये पानी आ जाता है बरसात का, या हमारे जो स्प्रे करने के बाद पानी आता है उसमें ये डेंगू का मच्छर परवरिश पाता है। और इस मौसम के अंदर क्योंकि इसकी नशोनुमा और ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है इसलिए डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, डेंगू पे हम मजीद भी बात करते हैं क्योंकि इस पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। डिप्टी डायरेक्टर है महकमा माहौलियात के अली एजाज साहब, उनसे दोबारा रब्ता हमारा जुड़ गया है, उनसे बात कर लेते हैं। अली एजाज साहब, डिटेल्स आप बता रहे थे आप हमें कि किस तरह से जो है वो ग्रीन स्टिकर्स गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं और 15 नवंबर की डेडलाइन है। क्या जुर्माने फिक्स हो गए हैं कि 15 नवंबर के बाद जो है वो किस तरह से क्रैकडाउन होगा और कितनी सख्ती की जाएगी? जी बिल्कुल, 15 नवंबर के बाद टीम्स बना दी गई हैं जो कि लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे आदमी जो हैं खड़ी हो गई हैं। हमारी मोटरवे पुलिस के साथ हमारी MOU साइन हो गया। उसके अलावा जो लाहौर के जो 20 अहम चौराहे हैं उनके ऊपर CTO के साथ कंबाइंड टीम्स हैं। CTO साहब की अपनी 43 टीम्स हैं, सेक्टी RTA की टीम्स हैं, लारी अड्डास के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। तो पूरे लाहौर में आप कह लें कि कोई भी गाड़ी जो विदाउट स्टिकर है उसको नहीं चलना दिया जाएगा, उसको 5000 तक फाइन किया जाएगा और अगर वो धुआं दे रही होगी तो उसको बिल्कुल गाड़ियों को।
अगर गाड़ी धुआं देगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा जब तक वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेती। और सर ये 5,000 रुपये फाइन फिक्स है या फिर इसमें फ्लक्चुएशन है कि कंडीशन देखकर, गाड़ी की हालत देखकर जो है वो 2,000, 3,000, 5,000, या फिर फिक्स है कि ग्रीन स्टिकर नहीं तो 5,000 फाइन होगा? 2,000 से 5,000 तक फाइन हो सकता है इसमें। और सर 15 नवंबर डेडलाइन है या फिर 15 नवंबर से मामला आगे भी बढ़ सकता है, हम मजीद टाइम भी दे सकते हैं? 15 नवंबर इज द डेडलाइन जी, इसको बिल्कुल अभी आगे नहीं किया जा। अली एजाज साहब, ग्रीन स्टिकर कैसे लगवा सकते हैं? इस वक्त लाहौर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। जी, ग्रीन स्टिकर लगवाना बड़ा आसान है। हमारे अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो QR कोड है वो स्कैन करें और अपने करीबी किसी भी जो ETS पॉइंट है आप उसका एड्रेस ले सकते हैं। आपकी जो वर्कशॉप्स हैं टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, उनके ऊपर जो इस तरह की जितने भी मोटर व्हीकल्स के आपके हैं उनकी जो वर्कशॉप्स हैं उनके ऊपर हमारे हैं स्टाफ डिप्यूट, आप उधर से करवा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। उसके अलावा 1373 हमारी हेल्पलाइन है, आप उसके ऊपर से जो है वो आप उसको कर सकते हैं, कोई भी अगर स्टेशन है तो इट्स वेरी इजी, आप कहीं से भी इसको लगवा सकते हैं। इसकी बड़ी मिनिमम सी फीस है और आप इससे आप लगवा लें ताकि इनकन्वीनियंस ना हो जब ऑपरेशन 15 नवंबर के बाद स्टार्ट होगा। तो ठीक है, अली एजाज साहब हमारे साथ मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक शाम के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सर डेंगू के हवाले से। मुझे ये बता दीजिए कि डेंगू कितना ख़तरनाक बुखार है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है या फिर जैसे आम हमें किसी भी बीमारी की वजह से बुखार हो जाता है ये भी बिल्कुल वैसा ही है? देखिए, डेंगू में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पहली दफ़ा डेंगू बुखार होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। उसमें आम तौर पे बुखार, जिस्म में दर्दें और वॉमिटिंग या लूज मोशन आ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ अलामात आना शुरू हो जाएं, मिसाल के तौर पे मुंह से खून आना शुरू हो जाए या खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाएं या यूरिन के साथ या स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाए, या फिर ये आपको पहले की बजाय दूसरा या तीसरा अटैक हो डेंगू का, तो उस सूरत में ख़तरनाक हो सकता है। और ये अलामात ख़तरनाक हो सकती हैं या सेकंड और थर्ड अटैक ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कि पहला अटैक हमेशा आसान होता है, लेकिन सेकंड अटैक और थर्ड अटैक के साथ डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जिन्हें पिछले चंद सालों में डेंगू ऑलरेडी हो चुका है, और उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होगी। और अगर किसी में ये अलामात आएँ तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं और उसके अंदर ख़तरनाक उनके आउटकम भी हो सकते हैं, इसलिए उनमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जानलेवा भी होता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि जो डेंगू पहली दफ़ा हो वो ऑलमोस्ट 100% ठीक हो जाता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर हो जाए या थर्ड टाइम हो जाए, क्योंकि डेंगू की 4 मुख्तलिफ अक़साम हैं और ज़िंदगी में 4 दफ़ा ये डेंगू हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब डेंगू हो तो तकरीबन 8 से 9 महीने तक या आप 1 साल समझ सकते हैं कि उस 1 साल के अंदर न सिर्फ वो जो किस्म है उसका अटैक नहीं होता, बल्कि जो बाकी अक़साम है उनसे भी बंदा बच जाता है। लेकिन जैसे ही ये 9 महीने और 1 साल के ड्यूरेशन गुजरता है तो फिर दूसरा अटैक होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और अगर ख़तरनाक अलामतें आएँ या बार बार ये डेंगू का अटैक हो रहा हो तो इसको बहुत केयरफुली लेना चाहिए, इसलिए कि ये ख़तरनाक भी हो सकता है और कई दफ़ा ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सर पहले ही घर में मेडिकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कितने दिन बुखार ना उतरे तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएं? देखिए, इसका जो अमूमी तौर पे चंद दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बुखार तेज़ होना शुरू हो जाता है। फिर जब 1 हफ्ते से ज़्यादा होता है तो इसके अंदर या तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अमूमी तौर पे जो गलतियां हम करते हैं वो ये है कि हम अताइयों के पास चले जाते हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की ड्रिपें लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ रंगों के इंजेक्शंस लगा देते हैं, या फिर आपके पट्ठों के अंदर, हिप्स के अंदर या बाजू के अंदर वो टीके लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है।